हेलो स्टूडेंट्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक ही बार में बेसिक इलेक्ट्रिकल के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर किए जाएं, क्योंकि ये वीडियो एसएससी जेई की अगर बात करें तो इस अकेली वीडियो से आपको 50 से 55 क्वेश्चन मिल सकते हैं इस अकेली वीडियो से। और जैसा इसमें मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि ये वीडियो एसएससी जेई के लिए हो सकता है, रेलवे के लिए हो सकता है, या फिर यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के सभी ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ना पसंद करते हो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो एई के लिए अप्लाई करते हो या फिर जेई के लिए अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और उन एलिमेंट्स के यानी जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो लगे होते हैं सर्किट में, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ यानी गुण क्या होते हैं उनके। तो अगर सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, जैसे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, बैटरीज़ हैं और डायोड्स हैं, तो इन सब की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही हम इनको कहेंगे कि इनके जो गुण हैं वो अलग अलग आएंगे। तो इन सभी को कैटेगराइज करते जाएंगे साथ साथ कौन इनमें से कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, पहला जो गुण है वो लीनियर है। लीनियर यानी रेखीय, इसको हिंदी में रेखीय भी कहा गया है। यानी वे एलिमेंट जिनमें इनपुट को बदलने पर, बदलना यहाँ से कम करना भी हो सकता है और बढ़ाना भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं बदलने में, जिनके इनपुट को बदलने पर आउटपुट भी समान रूप से बदलता हो, यानी या तो घटता हो या फिर बढ़ता हो, उनको लीनियर या रेखीय कहा जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि जो ओम्स लॉ और होमोजेनिटी को फॉलो करते हो, यानी ओम्स लॉ और होमोजेनिटी का अनुसरण करते हो, उनको भी हम रेखीय या लीनियर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आर, एल, सी और डायोड। तो इनमें से पूछ लिया जाएगा कि 4 में से कौन सा एक लीनियर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डायोड। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लीनियर होंगे क्योंकि अगर हम इनके आईवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनके आईवी ग्राफ लगभग लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन होती है। और यहीं पर अगर हम डायोड का आईवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डायोड का आईवी ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए डायोड नॉन लीनियर हो जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन से हमें पता पड़ रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी समान रूप से बढ़ रहा है, इसलिए आर, एल और सी लीनियर हो जाएंगे। दूसरा गुण है, दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन लीनियर। पहले लीनियर फिर नॉन लीनियर, तो ये नॉन लीनियर ऊपर वाले लीनियर का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी वे एलिमेंट जिनमें इनपुट को बढ़ाने पर आउटपुट समान रूप से नहीं बढ़ता है उनको नॉन लीनियर कहा जाता है। या फिर जो ओम्स लॉ और होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करते, यानी ओम्स लॉ और होमोजेनिटी का अनुसरण नहीं करते, जैसे डायोड या ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर से बना कोई भी डिवाइस जैसे एससीआर या ट्रैक, डायट, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे ये नॉन लीनियर होंगे सभी। तीसरी प्रॉपर्टी है बायलेटरल। बायलेटरल, ये देखिए, ये ग्राफ लीनियर के लिए है और ये ग्राफ नॉन लीनियर के लिए है। तो तीसरा गुण यानी तीसरी प्रॉपर्टी है नॉन लीनियर, सॉरी बायलेटरल। बायलेटरल किसको कहेंगे? ऐसे एलिमेंट जिनके कनेक्शन बदलने पर सर्किट पैरामीटर में कोई परिवर्तन नहीं होता
उनको बायलेटरल कहेंगे, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। यहाँ पर अगर पोलर कैपेसिटर का ऑप्शन आ जाएगा तो पोलर कैपेसिटर हमारा बायलेटरल एलिमेंट नहीं होगा। दूसरी तरीक़ा से हम समझ सकते हैं, जैसे एक रेजिस्टिव एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है, तो इसमें सर्किट को हम इधर से पॉजिटिव बनाएं या फिर इधर से निगेटिव बनाएं, या इधर से पॉजिटिव बनाएं इधर से निगेटिव बनाएं, यानी इसके जो टर्मिनल हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। और सपोज़ इसकी वैल्यू 10 ओम है तो आप इसको किसी भी तरफ से लगाएंगे सर्किट में, इसकी वैल्यू 10 ओम ही रहेगी। यानी जो हमने यहाँ पर कहा है सर्किट पैरामीटर, यानी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिव वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे हम इसके कनेक्शन ही क्यों ना बदल दें। तो ऐसे एलिमेंट जिनके कनेक्शन बदलने पर भी उनका पैरामीटर यानी रेजिस्टिव वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको हम बायलेटरल कहेंगे। दूसरा यूनिलेटरल, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चौथा गुण क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। तो ऐसे एलिमेंट जिनके कनेक्शन बदलने पर सर्किट में पैरामीटर भी बदल जाते हैं, यानी रेजिस्टिव वैल्यू भी सर्किट की चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उनको हम यूनिलेटरल कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर से डायोड और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पांचवा गुण है एक्टिव। पांचवा, फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी पांचवा गुण क्या है, एक्टिव। एक्टिव किसको कहेंगे, यानी ऐसे एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी यानी पावर यानी वोल्टेज या फिर करंट सप्लाई करते हो या सर्किट में एनर्जी लेवल बदलते हो, उनको एक्टिव कहा जाता है। जैसे बैटरी, जनरेटर और ट्रांजिस्टर। बैटरी भी किसी सर्किट में लगाएंगे तो एनर्जी यानी करंट सप्लाई कर सकती है, जनरेटर भी किसी सर्किट में लगाएंगे तो एनर्जी यानी करंट सप्लाई कर सकता है, ट्रांजिस्टर भी उसमें पावर लेवल यानी करंट और वोल्टेज लेवल चेंज कर सकता है। इसलिए इन सबको हम क्या कहेंगे, एक्टिव। सिक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी यानी छठा गुण हो जाएगा पैसिव। एक्टिव का ठीक उल्टा है, यानी ऐसे एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई नहीं करते, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड। यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये भी एक्टिव एलिमेंट होता है, इसके थ्रू भी हम सर्किट में फायरिंग पल्सेस के इसके फायरिंग एंगल को चेंज करके वहाँ पर वोल्टेज या करंट लेवल को रेगुलेट कर सकते हैं। डायोड के थ्रू नहीं कर पाते, इसलिए डायोड पैसिव रहेगा, डायोड एक्टिव नहीं होगा, जबकि डायोड भी सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। और यहाँ पर एक जो है पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि अगर कैपेसिटर को चार्ज कहा गया है, यानी कैपेसिटर चार्ज है, तो ये फिर एक्टिव हो जाएगा। यानी अगर कहीं ऑप्शन में कैपेसिटर दो रहे, यानी एक सिंपली कैपेसिटर और एक चार्ज कैपेसिटर, तो फिर चार्ज कैपेसिटर हमारा एक्टिव हो जाएगा और कैपेसिटर सिंपली पैसिव हो जाएगा। अगला टॉपिक यहाँ पर हो जाता है एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वैसे एलिमेंट, ऐसे जो है सर्किट एलिमेंट जो वोल्टेज, करंट, पावर सप्लाई करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी स्रोत। तो ये एनर्जी स्रोत हमारे दो टाइप के होंगे, एक वोल्टेज टाइप और दूसरा करंट टाइप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्रोत कितने टाइप के हैं, कौन सा वोल्टेज टाइप होगा और कौन सा करंट टाइप होगा। ये अक्सर इस पूरे कंक्लूज़न में से, इस पूरे डिस्कशन में से अक्सर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में होता ही है। ऐसा रेयरली कोई एग्ज़ाम होगा जहाँ पर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन क्या है वो ध्यान होनी चाहिए, और करंट सोर्स की डेफिनेशन क्या है वो भी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वोल्टेज स्रोत क्या होंगे, ऐसे स्रोत जिनका वोल्टेज लेवल करंट लेवल की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जैसे वोल्टेज तो 100 वोल्ट है और करंट कितना है 0.1 मिली एम्पियर, या इसके आसपास या और आसपास की वैल्यू हो सकती है 100 वोल्ट 2 एम्पियर। इसमें वोल्टेज लेवल काफ़ी हाई है और करंट लेवल काफ़ी लो है। तो ऐसे स्रोत जिनका वोल्टेज लेवल करंट लेवल की अपेक्षा अधिक हो और आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस उनका काफ़ी कम हो, लो हो,
उनको वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज स्रोत कहा जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे बैटरी, जनरेटर, पावर लाइंस और पावर पॉइंट्स। पावर पॉइंट्स मतलब घर में जो बोर्ड में लगा होता है उसको पावर पॉइंट कहेंगे। सॉरी, ये पावर पॉइंट। तो और करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, ऐसे सोर्स जिनका करंट लेवल वोल्टेज से ज़्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी अधिक हो। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर वोल्टेज लेवल करंट से कम होता है, यहाँ पर करंट लेवल वोल्टेज से ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल भी है पीवी सेल्स, जो सोलर पैनल बहुत लार्ज स्केल पर लगाए जा रहे हैं बल्क पावर प्रोडक्शन के लिए। वो बेसिकली अगर एक सोलर पैनल, एक सोलर सेल की बात करें तो वो एक करंट सोर्स होता है, ना कि एक वोल्टेज सोर्स होता है, क्योंकि उसमें करंट लेवल वोल्टेज की अपेक्षा ज़्यादा होता है। करंट की वैल्यू वोल्टेज की अपेक्षा ज़्यादा होती है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि पीवी सेल्स बेसिकली सेमीकंडक्टर से बनाई जाती हैं। ये समरी है फिर से सोर्सेज को लेकर के इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें और कंडीशन रहे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, P फॉर प्रैक्टिकल, T फॉर थ्योरेटिकल, तो प्रैक्टिकल केसेस में यानी जो एक्चुअल में सोर्सेज हैं प्रैक्टिकली अवेलेबल, उनके लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे बहुत कम है, वेरी लो, और आइडियली कहेंगे कि ज़ीरो है। आइडियली या थ्योरेटिकली कहेंगे ज़ीरो है। ऐसे ही करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे वेरी हाई जब प्रैक्टिकल केस है, और अगर आइडियल केस है या थ्योरेटिकल केस है तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमने अभी बताया कि सोर्स दो टाइप के हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, या फिर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होंगे जिनके वोल्टेज लेवल में सर्किट पैरामीटर यानी जैसे रेजिस्टेंस बदलने पर कोई बदलाव नहीं होता। यानी जैसे हमने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया है सर्किट में, ये कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस लगे हैं इस सर्किट में, और हम कहें कि ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, और हम कहें कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इस सोर्स के वोल्टेज लेवल 10 वोल्ट पे इस रेजिस्टेंस के बढ़ाने या कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये वोल्टेज सोर्स फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल भी है इंडिपेंडेंट के, जनरेटर और पावर लाइंस। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स फिर से वही हो जाएगा जिसमें करंट लेवल सर्किट में पैरामीटर बदलने पर कोई बदलाव नहीं होता, यानी यहाँ पर वोल्टेज लेवल में चेंज नहीं होने चाहिए और यहाँ पर करंट लेवल में चेंज नहीं होने चाहिए, तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। डिपेंडेंट सोर्सेस फिर हमारे हो जाएंगे चार टाइप के, एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इनको दूसरे टर्म्स भी दी गई हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और पहचानेंगे कैसे सर्किट में किस टाइप का सोर्स है, इन सारे में से कितना कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है या फिर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो उसके लिए ये सब सिंबल्स हैं जो नॉर्मली सर्किट में यूज़ होते हैं। इनके अलावा रेयरली कोई और सिंबल यूज़ होता है नहीं, अदरवाइज़ यही सारे सिंबल यूज़ होते हैं। तो डीसी वोल्टेज सोर्स इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा, डीसी वोल्टेज सोर्स। ये एसी वोल्टेज सोर्स होगा, ये एसी करंट सोर्स होगा, और ये डीसी करंट सोर्स होगा, और ये सारे ही इंडिपेंडेंट होंगे यहाँ से यहाँ तक। और डिपेंडेंट सोर्स इस टाइप के होंगे, इनको डायमंड शेप के सिंबल से दिखाया जाएगा, और इनके साथ में वैल्यू भी कुछ इसी तरीक़ा से लिखी होगी, वी एक्स आई एक्स, यानी यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक वोल्टेज वैल्यू लिखी होगी,
जैसे ये कोई सर्किट है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ पर एक सोर्स डिफाइन कर दिया जाए और यहाँ पर जो करंट है वो Ix है और ये एक वोल्टेज सोर्स हुआ यहाँ पर, और इसकी वैल्यू लिख दी जाए 7Ix, और ये रेजिस्टेंस आपका वैरिंग है। तो जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस में Ix यानी करंट की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे जैसे इस करंट Ix की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 7Ix, यानी ये एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। ये एक वोल्टेज सोर्स हुआ जिसकी वैल्यू किस करंट पर डिपेंड करती है, करंट Ix पर, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसी टाइप से ये 4 सिंबल हो सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये 4 सिंबल हो सकते हैं और चारों में से भी कोई भी सर्किट में हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि सर्किट में अगर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो। अपने आप में डिपेंडेंट सोर्स कोई करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये डिपेंडेंट सोर्स से लेकर के ही इंडिपेंडेंट सोर्स से लेकर के ही कुछ करंट या वोल्टेज की वैल्यू को मॉडिफाई करके आगे सप्लाई करेगा। इसके बाद सर्किट एलिमेंट्स वन बाय वन देखेंगे कौन कौन से हैं। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 3। रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है यानी प्रेरक, और कैपेसिटर क्या होता है यानी धारिता, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और इनके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट या एलिमेंट का वह गुण जो सर्किट में करंट फ्लो को अपोज या कम करता हो, इसे ओम्स में मापा जाता है। यानी सर्किट एलिमेंट का वह गुण जो सर्किट में करंट फ्लो को कम या अपोज करता है उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, और इसको किस में मापा जाएगा, ओम्स में, इसको ओम्स में मापा जाता है। ऐसे ही प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, सर्किट या एलिमेंट का वह गुण जो सर्किट में करंट फ्लो को अपोज करता हो, यहाँ पर टर्म्स ध्यान रखेंगे, अपोज करता हो, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यानी ज़्यादातर केसेस में कम करना कंसिडर किया जाता है, अपोज करना कंसिडर नहीं किया जाता। अपोज करना कंसिडर करेंगे इंडक्टेंस के केस में, यानी सर्किट एलिमेंट का वह गुण जो सर्किट में करंट फ्लो को अपोज करता है उसे प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस कहा जाता है, और इसे हेनरी में मापा जाता है। धारिता यानी कैपेसिटेंस, सर्किट या एलिमेंट का वह गुण जो सर्किट में वोल्टेज परिवर्तन यानी वोल्टेज चेंज को अपोज करता है, ये करंट को चेंज नहीं होने देगा यानी DI को अपोज करेगा, ये DV को अपोज करेगा, ये वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, ये करंट को चेंज नहीं होने देगा, और ये करंट को कम करेगा। तो रेजिस्टेंस करंट को कम करेगा, इंडक्टेंस करंट चेंज को अपोज करेगा, और कैपेसिटेंस वोल्टेज चेंज को अपोज करेगा। इसको ओम्स में मेज़र किया जाएगा, इसको हेनरी में मेज़र किया जाएगा, और इसको फैराड में मेज़र किया जाएगा। ये कंडक्टर का डायग्राम है जिसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये इंडक्टर का डायग्राम है जिसके लिए इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और ये कैपेसिटर का डायग्राम है जिसके लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो वही डायग्राम फिर से यहाँ पर भी यूज़ किए हैं हमने, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए। तो अगर ये कोई कंडक्टिव एलिमेंट है, कंडक्टर है यानी चालक है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा R=ρl/A। ध्यान रहे ये फॉर्मूला चालक के लिए ही है, केवल कंडक्टर के लिए ही है, चालक के लिए है, अर्धचालक के लिए नहीं होगा। यहाँ पर रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी होगी यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसको ओम मीटर में मापा जाता है, और L इस चालक तार की लंबाई होगी, A इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ऐसे ही ये एक कॉइल है, इंडक्टर बनाया है वायर को वाउंड करके
तो इसके लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। यहाँ पर n हो जाएगा ये कितने सारे टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा n। ए हो जाएगा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, जो वायर बाउंड बनाया हमने स्प्रिंग के जैसा सोलेनोइड जो बनाया है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है और इसकी लंबाई कितनी है वो हो जाएगी L। और ये सिंबल होता है म्यू, तो म्यू यहाँ पर होता है परमेबिलिटी यानी पारगम्यता और इसको मापा जाता है हेनरी पर मीटर में। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू एप्साइलन ए अपॉन डी। इसको एप्साइलन पढ़ा जाता है एप्साइलन ए अपॉन डी। एप्साइलन होता है परमिटिविटी, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है दो प्लेट्स के बीच, यानी जो अर्धचालक या डाइलेक्ट्रिक जो इसके प्लेट्स के बीच भरा जाएगा उसकी ये परमिटिविटी होती है एप्साइलन। और इस एप्साइलन को फैरड पर मीटर में मापा जाता है, यानी एप्साइलन की जो यूनिट है वो फैरड पर मीटर है। ए होता है यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, और डी होता है प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी हमने मेंशन किया है, रेजिस्टिविटी जो बताया है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी ये चालक बदलने पर मतलब जैसे पहले हमने सिल्वर यूज़ किया है, चांदी, फिर गोल्ड यूज़ किया है, फिर एल्यूमिनियम यूज़ किया है, तो सिल्वर के लिए कुछ होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ होगा और गोल्ड के लिए कुछ अलग होगा, अलग अलग वैल्यू आएगी किसकी, रो की। तो इसी के अनुसार फिर इनके रेजिस्टेंस भी बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर कॉपर की चालकता कॉपर की रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर होगा और आयरन का 9.68 10⁻⁸ ओम मीटर होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो हमने परमेबिलिटी बताया है इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये म्यू ज़ीरो हो जाता है फ्री स्पेस यानी एयर की परमेबिलिटी, और म्यू आर होता है सापेक्ष परमेबिलिटी यानी रिलेटिव परमेबिलिटी। यानी अगर हम यहाँ पर आयरन कोर की बात करें तो आयरन कोर की एयर के रिस्पेक्ट में परमेबिलिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्षता। ऐसे ही यहाँ पर भी परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। ऐसी एप्साइलन नॉट यहाँ पर एयर की परमिटिविटी हो जाएगी, यानी हवा के लिए या फ्री स्पेस के लिए कितना हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर, और ये रिलेटिव परमिटिविटी है एप्साइलन आर। यानी यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कि मोम हमने यूज़ किया है, तो मोम की जो परमिटिविटी है हवा के सापेक्ष कितनी होगी वो बतानी होती है। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो परमिटिविटी आ जाएगी। रजिस्टर प्रतिरोध, यानी ये इस एलिमेंट को अगर हम सर्किट में यूज़ करेंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी ये देख लेते हैं। ये पावर कंज्यूम करेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। तो प्रतिरोध एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, केवल कंज्यूम यानी खपत करता है। और ये कितनी एनर्जी खाएगा, कितनी एनर्जी खपत होगी, ये फार्मूला है H इक्वल टू I²RT जूल, यानी ये हो जाएगी हीट। ये जो भी इसको पावर दी जाएगी रजिस्टर को, ये उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम इंडक्टर की बात करें, प्रेरक की बात करें, तो इसको जो भी एनर्जी दी जाती है ये उसको स्टोर कर लेता है और अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, यानी मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ही ये अपने आसपास एनर्जी स्टोर कर लेता है, जिसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू 1/2 Li² जूल। ऐसे ही कैपेसिटर भी अपनी प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक जो भरा होता है इसके प्लेट के बीच, उसमें एनर्जी स्टोर कर लेता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे यानी चार्ज के जैसे। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, E इक्वल टू 1/2 CV² जूल। तो यहाँ पर कंक्लूज़न ये हुआ है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं मेनली। पहला तो क्वेश्चन ये कि तीनों में से कौन सा एलिमेंट एनर्जी को खा जाता है, यानी पावर को कंज्यूम कर लेता है, तो आंसर होगा रजिस्टर।
कितनी पावर कंज्यूम करता है, तो फार्मूला हो जाएगा HI²RT जूल्स। और उस पावर को खपत करके यानी उस पावर को कंज्यूम करके ये रजिस्टर करता क्या है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये रजिस्टर पावर की खपत का करेगा क्या, उसको हीट में कन्वर्ट करेगा यानी गर्मी पैदा करेगा। और यहाँ पर भी तीन तीन क्वेश्चन ही है कि ये एनर्जी कंज्यूम करता है या नहीं, स्टोर करता है या नहीं, स्टोर करता है तो कितनी, यानी फार्मूला ध्यान होना चाहिए। और ये ध्यान होना चाहिए कि ये एनर्जी को कैसे स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पर तो खपत की गई ऊर्जा को ये हीट में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर स्टोर की गई एनर्जी को क्या करेगा, कैसे स्टोर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, यानी अपने पास आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगी। और ये अपने अंदर डाइलेक्ट्रिक जो भरा है उसमें चार्ज के टर्म्स में स्टोर करेगा। फिर से वही कंक्लूज़न आगे है, प्रतिरोध ओम के नियम का अनुपालन करता है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, ओम के नियम का अनुपालन करता है। और इसके लिए IV ग्राफ लीनियर होता है, रेखीय होता है, इस टाइप से। प्रेरक यानी इंडक्टर के लिए IV ग्राफ सेचुरेशन से पहले रेखीय होता है और इसके बाद शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है, यानी इसके बाद ये ग्राफ नॉन लीनियर हो जाएगा। सेचुरेशन मतलब जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी तो ये फिर सैचुरेट हो जाएगा। आप करंट बढ़ाएंगे भी तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगी, ये सैचुरेट हो जाएगा। और उस टाइम पर ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ऐसे ही कैपेसिटर यानी संधारित्र अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में स्टोर करता है। और कैपेसिटर यानी संधारित्र के लिए IV ग्राफ सेचुरेशन से पहले रेखीय होता है और इसके बाद ये ओपन सर्किट हो जाता है, यानी उसके बाद जो इसी कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो नॉन लीनियर आएगी और रेखीय आएगी। तो ये रेखीय ग्राफ रहेगा इसके लिए सैचुरेशन से पहले रेखीय, उसके बाद अरेखीय, इसके लिए सैचुरेशन से पहले रेखीय यानी लीनियर और सैचुरेशन के बाद नॉन लीनियर। संधारित्र यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी हमें ध्यान रखना होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। और इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। ये दोनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखने चाहिए, यानी प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε/r²। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑफ प्लेट 1, चार्ज ऑफ प्लेट 2, और R क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर मेंटेन की गई, स्टोर हो रही है प्लेटों के बीच, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E=F/Q। फिर देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। तो ये कंडक्टर के लिए ही यानी चालक के लिए ही वैलिड होता है। जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है तैयारी, वो ज़रूर ध्यान रखें, ये कंडक्टर के लिए यानी चालक के लिए ही होता है, ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालक या इंसुलेटर के लिए नहीं होता। तो इससे हम किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस पता लगाते हैं, रेजिस्टेंस कितना होता है, उसके लिए हमें विशिष्ट प्रतिरोधकता उसकी पता होनी चाहिए। और यहाँ पर डेफिनेशन वाइज फार्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी, यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखने का मतलब यानी उसका ताप दाब या उसकी जो लंबाई है वो भी अपरिवर्तित रखी जाए, तो इसके द्वारा बहने वाला करंट इसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी I प्रोपोर्शनल V या फिर I=V/R। और यहाँ पर ये जो R है यही क्या हो जाता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी ओम्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R=V/I। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस चेंज करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर यदि दो चालक तारों का आयतन समान हो और उनकी लंबाई अलग अलग हो तो उनके रेजिस्टेंस भी अलग अलग कैलकुलेट होंगे। और उसके लिए फार्मूला रहेगा R2/R1 = L2/L1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा है, यदि चालक तारों का आयतन अलग अलग हो तब रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा R2/R1 = L2/L1। यहाँ पर आयतन सेम नहीं है, यहाँ पर आयतन भी बदलता है, यहाँ पर आयतन नहीं बदलता है।
एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पर भी होता है। एसएससी जेईई में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कलर कोडिंग पर, और बाकी सारे एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन तो कलर कोडिंग पर आपको मिलता ही है। तो रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के लिए ये आपको सारे कलर कोड्स ध्यान रखने होते हैं। इसमें 9 तक 0 से 9 तक कलर कोड्स हैं, इनकी 0 से 9 तक वैल्यू यूज़ होती है। और यहाँ पर एक और अलग पॉइंट होता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि टॉलरेंस कितना है। और अगर जैसे रेजिस्टेंस पर हमारी 3 से 4 पट्टियाँ हैं तो 3 से 4 पट्टियों को देख कर के हमें बताना होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। और जनरली इनमें एक पट्टी अलग होती है, एक स्ट्रिप अलग होती है, जो या तो गोल्ड हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, या इनमें से फिर कोई भी नहीं होगी। तो अगर गोल्डन होगी तो टॉलरेंस हम 5% बताएंगे, ±5%। अगर सिल्वर होगी तो ±10% बताएंगे। और अगर कोई फोर्थ स्ट्रिप नहीं है, चौथी पट्टी नहीं है, तो हम यहाँ पर जो टॉलरेंस बताएंगे वो 20% बताएंगे। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ने पर क्या वेरिएशन आएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, उसके लिए फार्मूला हम पहले से ही देखते आए हैं। RT = R0 × 1 + α0 × T। ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर के लिए। और अलग अलग 2 रेजिस्टेंस के लिए भी वैल्यू हो सकती है, जैसे T1 और T2। इसके लिए α1 α2 दिया गया, R1 दिया है, और R2 हमें कैलकुलेट करना है, तब हमारा फार्मूला A यूज़ हो जाता है। और इसी फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो A भी एक और फार्मूला कैलकुलेट हो करके आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल, अगर आपको सॉल्व करने के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो फिर रेजिस्टेंस के सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन होता है। सीरीज़ में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये तो हम सबको ही पता होता है कि सीरीज़ कनेक्शन में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड करते हैं। यहाँ पर एक जो नई बात है जानने के लिए, वहाँ वो ये है कि एसएससी जेईई में 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 2 ऑप्शन सही लगे, यानी एक जैसा और बराबर। 2 ऑप्शन थे, एक जैसा और बराबर। यानी अगर श्रेणी क्रम की बात करें हम, तो यहाँ पर परिभाषा है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कहा जाएगा यदि सभी के द्वारा एक जैसा करंट बहता हो। यहाँ पर एक जैसा एक वर्ड हुआ और बराबर, तो इन दोनों में से सही कौन सा है? ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही सही हैं, दोनों में से सही क्या है? एक जैसा। क्योंकि अभी तो हमें करंट की वैल्यू सिर्फ ये पता होती है कि I = 10 एम्पियर होता है या 5 एम्पियर होता है। लेकिन अगर हम AC सर्किट की बात करें तो वहाँ पर करंट के साथ उसका एंगल भी लिखा होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी इस टाइप से। तो अगर 2 एलिमेंट के द्वारा करंट एक जैसा है, यानी उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और उसका फेज एंगल भी सेम है, तब हम कहेंगे कि वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। और अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फेज एंगल अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट सीरीज़ में नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल कनेक्टेड कहा जाएगा यदि उनके सिरों पर समान एक जैसा वोल्टेज हो, बराबर नहीं, एक जैसा समान वोल्टेज। और सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को ये फार्मूला लगा करके कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, और पैरेलल के लिए ये फार्मूला लगा करके कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन भी होता है। स्टार डेल्टा में कनेक्शन है तो स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी हमें ऐसा दिया जाएगा कि स्टार रेजिस्टेंस वैल्यूज़ ये हैं तो डेल्टा इक्विवेलेंट वैल्यूज़ बताइए। तो अगर हमारे पास डेल्टा वैल्यूज़ हैं तो स्टार रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये डेल्टा है तो यहाँ पर ए पॉइंट से जो लगा होगा रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू हो जाएगी RA, बी पॉइंट से जो लगा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी RB, और सी पॉइंट से जो लगा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी RC। तो फॉर्मूला ध्यान रखने का बहुत ही बेसिक सा रूल है। अगर RA कैलकुलेट करना है तो इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और तीनों रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड करना है।
आर बी कैलकुलेट करना है तो इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और तीनों रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड करना है। आर सी कैलकुलेट करना है तो इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और तीनों रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड करना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारे पास स्टार रेजिस्टेंसेज हैं और डेल्टा रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी सिंपल सा फार्मूला है। ध्यान कैसे रखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें आर ए बी कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पर सफिक्स ए बी है, तो थर्ड वेरिएबल क्या हुआ, थर्ड अल्फ़ाबेट क्या हुआ, सी। तो यानी आर सी से हमें डिवाइड करना है 1/RC और फिर दो दो की कॉम्बिनेशन लेकर के ऐड कर देना है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। यहाँ बी सी है तो यहाँ आर ए से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर सी है तो आर बी से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू सेम रहेगी। एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें ना तो कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा, ना ही कोई स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। इसको सॉल्व करने का अपना अलग ही तरीका है और ये अपने आप में अकेला क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसमें जितनी भी इसकी कोर हैं इन सब पर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है आर। तो हमें पॉइंट ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने पूरा मेथड सॉल्व करके दिखाया हुआ है दूसरी वीडियो में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर अगर आप ये करंट डिवाइड करेंगे तो इस करंट को डिवाइड करते हुए पॉइंट बी तक ले आइए और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपली V = I1R1 + I2R2 + I3। तो ये हो जाएगा I/3R + I/3R + I/3R और V/I यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी R हो जाएगा 5/6 × R। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सर्किट दिया हुआ है और उसमें वोल्टेज भी दी गई है और वहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है कितनी है, जबकि टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है। दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई होगी। तो दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे हैं तो उनके लिए हम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो जैसे यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है V, ये रेजिस्टेंस का रजिस्टिव वैल्यू कितनी है R1, ये R2 और ये Rn, और ऐसे ही और भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो V1 यानी R1 पर वोल्टेज कितनी आएगी, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा V × R1 डिवाइड बाई सिग्मा R, यानी सबका रेजिस्टेंस का सम R1 + R2 + R3 + R। ऐसे ही V2 कैलकुलेट करनी है तो V2 हो जाएगी V × R2 / सिग्मा R, यानी V ये सोर्स वोल्टेज, R2 वही रेजिस्टेंस जो जिसके लिए हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है और सभी रेजिस्टेंस का सम। जैसे ये वोल्टेज डिवीज़न रूल है, ऐसा ही एक करंट डिवीज़न रूल भी है यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए। और वोल्टेज डिवीज़न रूल में तो कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन करंट डिवीज़न रूल हम केवल दो ही रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए भी कोई डेफिनेट रूल हमें नहीं मिला है। तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और टोटल करंट हमें पता है दोनों रेजिस्टेंस से पहले कितनी है, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं करंट को R1 और R2 के लिए, और फार्मूला हो जाएगा I1 यानी रेजिस्टेंस R1 में करंट I × R2। ये I1 कैलकुलेट करना है तो R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के सम से डिवाइड करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर I2 कैलकुलेट करना है तो R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये R1 है, और दोनों के सम से डिवाइड करेंगे। यही सेम क्वेश्चन, यही सेम सर्किट, इसी टाइप का सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर कैपेसिटिव सर्किट के लिए होगा तो ध्यान रखेंगे कैपेसिटिव सर्किट में दो ही कैपेसिटेंस के लिए अभी तक फॉर्मूला यूज़ कर पा रहे हैं, दो से ज़्यादा के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे हमें टोटल वोल्टेज Vs दिया हुआ है, सोर्स वोल्टेज Vs है, और कैपेसिटर C1 के लिए वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो V1 यानी कैपेसिटर C1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vs × C2, C2 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन C1 + C2। V1 वोल्टेज यानी C1 का वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटर C2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों के सम से डिवाइड कर देना है। ऐसे कैपेसिटर C2 की वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो V2 = Vs × C1 / C1 + C2, अपोजिट कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर टोटल करंट है और कैपेसिटर C1 और C2 की करंट कैलकुलेट करनी है, यानी I1 और I2, तो I1 हो जाएगा Is
इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, यानी सेम कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करनी है जिस कैपेसिटर के थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही I2 हो जाएगा IS इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बात करते हैं बेसिक रूल्स की जो सर्किट से रिलेटेड हैं। बेसिक रूल्स, अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही देखते आ रहे हैं, बेसिक रूल्स ही देखते आ रहे हैं। तो बेसिक रूल्स में सबसे पहला होता है क्रॉक स्क्रू रूल। इसके द्वारा चालक के आसपास फ्लक्स की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि चालक में करंट की दिशा डाउनवर्ड है, जिसको हम ये क्रॉस से शो करते हैं, तो चालक के आसपास फ्लक्स क्लॉकवाइज होगा। और यदि चालक में करंट की दिशा अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, और अपवर्ड ऊपर की ओर, तो इसको डॉट से शो करेंगे और चालक के आसपास फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। फिर है हेलिक्स रूल। ये ऐसे हम कंडक्टर को पकड़ते हैं हाथ से और अंगूठा इधर को इंडिकेट करते हैं नॉर्थ पोल के साइड में, या हम इसके थ्रू फिंगर्स के थ्रू अगर हम करंट बता रहे हैं कि ये फिंगर्स करंट के डायरेक्शन बता रहे हैं, तो जो हमारा थंब है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। यदि किसी धारावाही चालक को हेलिक्स के जैसे बनाया जाए तो उसे सोलेनॉइड कहा जाता है, और सोलेनॉइड की अक्ष पर विद्युत फ्लक्स एक समान होता है। इसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी विद्युत फ्लक्स है वो एक समान रहेगा। और सोलेनॉइड की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए कंपास सुई या हेलिक्स रूल या हेलिक्स नियम प्रयोग किया जाता है, और इसके अनुसार यदि दाएं हाथ को चित्र के अनुसार रखा जाए तो उंगलियां करंट की दिशा व अंगूठा ध्रुव एन को इंगित करता है, ध्रुव एन को इंडिकेट करता है। अगला रूल हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत बार यही क्वेश्चन होता है सिर्फ कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए यूज़ होता है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए यूज़ होता है। और क्या है ये रूल? यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए, यानी ये अंगूठा और ये उंगली इस टाइप से, और बाकी उंगली फोल्डेड है। तर्जनी उंगली विद्युत क्षेत्र B को, मध्य उंगली करंट I को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है, और जो बल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी BIL साइन थीटा। और ये मोटर ये नियम DC मोटर के लिए यूज़ होता है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में फिर से हम राइट हैंड की तीनों अंगूठा और फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को हम ऐसे रखेंगे पैरेलल एक दूसरे के, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ। तो यदि दाएं हाथ की प्रथम उंगली, द्वितीय उंगली और अंगूठा एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे जाएं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, प्रथम उंगली विद्युत क्षेत्र को और दूसरी उंगली करंट की दिशा को इंगित करती है। और ये रूल जनरेटर के लिए यूज़ होता है। फिर है फ्लैट हैंड रूल। ये फ्लैट हैंड भी दिखा है यहाँ पर। अगर इसको हम फ्लक्स के सापेक्ष ऐसे रखेंगे तो क्या कहता है, यदि बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार रखा जाए कि एन ध्रुव से फ्लक्स हथेली से होकर जाए और उंगलियां करंट की दिशा को इंगित करें, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को इंगित करेगा। अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा? चालक पर लगने वाले बल को। और लॉरेंज फोर्स का 6 इक्वेशन आ जाएगा F इक्वल्स टू QVB। यहाँ पर साइन थीटा भी होता है कई बार, अभी हम QVB ही ध्यान रखेंगे। और Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो इसको EVB भी लिखा जा सकता है। E यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगला रूल है किरचॉफ्स का धारा नियम। सभी को पता होता है किरचॉफ्स का धारा नियम क्या है। तो ये एक सर्किट में एक पॉइंट पर हम अगर कई सारी करंट यूज़ करें, I1, I2, I3, तो इन सब का जो सम है इस पॉइंट पर वो 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो क्या कहता है नियम? सर्किट में किसी नोड, जंक्शन, संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। सभी धाराओं यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 सबका जो एल्जेब्रिक सम है बीजगणितीय योग वो कितना रहेगा? 0।
यानी हम बोल सकते हैं कि नोड यानी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जंक्शन से जाएगी, तभी इस जंक्शन पर, इस नोड पर, इस संधि पर करंट जो है सम जो है अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग 0 होगा। तो इसको हम दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा। किसी नोड पर जितनी करंट आएगी, जितनी धारा आएगी, उस नोड से उतनी ही धारा जाएगी। या कुल आने वाली धारा माइनस कुल जाने वाली धारा कितना हो जाएगा, 0, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा नियम भी होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसके अनुसार किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। यानी अगर हम एक सर्किट की बात करें जिसमें 2-3 रेजिस्टेंस हो और एक सोर्स भी लगा हो V, मान लेते हैं यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I3 है। तो यहाँ पर क्या है, बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ में, तो बंद परिपथ यहाँ पर ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है। इस बंद परिपथ की अगर हम बात करें तो इसमें किरचॉफ लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 या V माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम कितना हो जा रहा है, 0। धारा नियम आवेश संरक्षण को शो करता है और वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण को शो करता है, प्रदर्शित करता है। यानी ये दोनों में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि भाई ये जो नियम है ये किसके संरक्षण को परिभाषित करते हैं। तो धारा नियम आवेश संरक्षण और वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नोड क्या है या फिर कितने टाइप की नोड होती है, इसको भी जान लेना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नोड या जंक्शन या फिर संधि क्या है, सर्किट में ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आपस में मिलती हों उसको नोड, जंक्शन या संधि कहा जाता है। जैसे एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस और ये एक वोल्टेज सोर्स। तो ये जो पॉइंट है ये जंक्शन होगा या नोड होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो सर्किट में ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 से ज़्यादा, 2 नहीं 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़े हों उसको जंक्शन या संधि कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, स्वतंत्र संधि और भूसंधि। स्वतंत्र संधि यानी इंडिपेंडेंट नोड और भूसंधि यानी रेफरेंस नोड या अर्थ पॉइंट। तो रेफरेंस नोड किसको कहेंगे, पूरे सर्किट को जहाँ से ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको रेफरेंस नोड कहा जाता है और इसका वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होता है। तो रेफरेंस नोड पूरे सर्किट में एक ही होता है, इसके द्वारा पूरे सर्किट को भूमि यानी ज़मीन से जोड़ा जाता है और इसका वोल्टेज सदैव 0 वोल्ट होता है। और रेफरेंस नोड को इस सिंबल के द्वारा, इस पर जो है चित्र, इस सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। फिर आती है हमारी थ्योरम्स, यानी जो बेसिक थ्योरम्स हैं जैसे सुपरपोजिशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। इस टाइप की जो थ्योरम्स हैं उनकी बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहली थ्योरम हमारी हो जा रही है अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो किसी 2 टर्मिनल, यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये टर्म्स ज़रूर होनी चाहिए ध्यान में कि 2 टर्मिनल होना चाहिए सर्किट, लीनियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बायलेटरल होना चाहिए। जिस सर्किट में ये सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये चारों गुण होंगे, उसी सर्किट में हम सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण प्रमेय लगा सकते हैं। और जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक ना हो उसमें हम अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। तो क्या होती है सुपरपोजिशन थ्योरम, किसी 2 टर्मिनल लीनियर एक्टिव बायलेटरल सर्किट जिसमें 2 या 2 से अधिक स्रोत लगे हों में किसी ब्रांच की करंट अलग अलग स्रोत से आने वाली करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर एक सोर्स, एक सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है
एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और एक और करंट सोर्स हम मान लेते हैं। और हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर टोटल करंट कितनी आएगी। तो ये टोटल कितनी करंट होगी, वोल्टेज सोर्स से आने वाली करंट प्लस करंट सोर्स से आने वाली करंट का सम, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। ठीक है। और करंट ज्ञात करने के लिए एक समय पर एक ही स्रोत लगाया जाएगा और दूसरे स्रोत को हटा दिया जाएगा। यानी जब यहाँ पर हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स के द्वारा, तो करंट सोर्स को हटा दिया जाएगा, तब देख लेंगे एक करंट वैल्यू कितनी आएगी। फिर दूसरी बार जब ये करंट सोर्स रखेंगे तो वोल्टेज सोर्स को हटा दिया जाएगा और तब देखेंगे कि इस करंट सोर्स में से यहाँ पर कितनी करंट आती है। और फिर टोटल करंट के लिए हम पहले वाली करंट और दूसरे वाली करंट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ये क्रॉस का साइन हमने लगाया है, हटाना कैसे हटाएंगे उसके लिए स्पेसिफिक रूल है, एक स्टैंडर्ड नियम है कि अगर वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो यहाँ से सर्किट शॉर्ट कर दिया जाएगा और अगर करंट सोर्स को हटाना है तो यहाँ से सर्किट ओपन कर दिया जाएगा। यानी डीएक्टिवेशन, यानी यहाँ से जो हटाने वाली बात हम कर रहे हैं, एक टाइम पर एक ही सोर्स यूज़ होगा, बाकी हटा दिए जाएंगे। तो अगर वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे वहाँ पर वोल्टेज सोर्स के प्लेस पर, और अगर करंट सोर्स को हटाना है तो ओपन सर्किट कर देंगे वहाँ पर करंट सोर्स के प्लेस पर। इसके ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उपयोगिता क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो सिग्नल को सेपरेट, पृथक करने के लिए यूज़ होती है। और अलग अलग सोर्स फ्रीक्वेंसी है, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्स है तो वहाँ पर भी हम सुपरपोजिशन को यूज़ करते हैं। और इसके ड्रॉबैक यानी कमियाँ क्या है, यहाँ पर सर्किट को सॉल्व करने में अधिक समय लगता है। अगर ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो सर्किट को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एक बार पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम एक सोर्स को यूज़ करेंगे, फिर दूसरी बार पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे सोर्स को यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके जितने भी हमारे सोर्स होंगे उतने ही बार पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा हमें। तो इसलिए यहाँ पर सर्किट को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा, पावर की गणना यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल वोल्टेज या करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि पावर के लिए फार्मूला हो जाता है I²R = P, और ये I²R इस फार्मूले को नॉन लीनियर बना देता है। और हमने ये पहले ही कहा है कि ये थ्योरम तभी यूज़ होगी अगर हमारा सर्किट लीनियर है, यानी ये प्रमेय तभी लगाया जा सकता है अगर हमारा सर्किट लीनियर है। तो I²R यानी पावर कैलकुलेट नहीं होगी, केवल V, वोल्टेज V और करंट I कैलकुलेट हो सकता है। अगला प्रमेय है थेवेनिन का प्रमेय, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थेवेनिन थ्योरम। और इसके द्वारा बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हम किसी जटिल सर्किट को एक सरल सर्किट में बदलते हैं। तो बस हमें डेफिनेशन यानी परिभाषा तो यही ध्यान रखनी है कि किसी जटिल सर्किट को हम सरल सर्किट में बदलते हैं, जबकि हमें ये बदलने का जो प्रोसेस है ये पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसेस है। तो थेवेनिन प्रमेय क्या कहता है, किसी जटिल सर्किट को कई प्रतिरोधों व कई स्रोतों से मिलकर बनाओ। जो कई प्रतिरोधों और कई स्रोतों से मिलकर बनाओ एक जटिल सर्किट है को एक सरल सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। सरल सर्किट जिसमें एक तुल्य वोल्टेज सोर्स VTH और एक तुल्य प्रतिरोध RTH लगे हों श्रेणी क्रम में, से रिप्लेस यानी बदला जा सकता है। और इसमें जो वोल्टेज सोर्स आएगा, तुल्य वोल्टेज सोर्स, उसको VTH कहा जाएगा, और जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको RTH कहा जाएगा। VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज और RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य थेवेनिन प्रतिरोध। और ये VTH को हम VOC भी बोलते हैं। OC मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्यों इसको VOC कहा गया है, ओपन सर्किट वोल्टेज कहा गया है, कि जहाँ पर हमें सर्किट को एनालाइज करना है मतलब जहाँ पर सोल्व करना है सर्किट को, वहाँ से सर्किट को ओपन कर दिया जाएगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज कितना है। तो ओपन करने के बाद जो वोल्टेज होगा वही VTH होगा, और इसीलिए इसका VOC ओपन सर्किट वोल्टेज भी नाम रखा है। ऐसे ही RTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लोड टर्मिनल है जहाँ पर लोड लगा है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, और जो भी इसमें सोर्सेज लगे होंगे, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स,
उनको हटा दिया जाएगा, यानी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और डीएक्टिवेशन से मतलब है कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को हम ओपन करेंगे, तब जा कर के ये जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स वीटीएच है। ये लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे कनेक्ट किया जाएगा और ऐसे कनेक्ट करने के बाद इसमें जो करंट आएगी आईएल वो हो जाएगी वीटीएच इक्वल टू आरटीएच प्लस आरएल। इसके साथ भी हम देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक हैं, क्या कमियां हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सर्किट लीनियर एक्टिव टू टर्मिनल होना चाहिए, यानी अगर लीनियर नहीं होगा जिसमें, यानी ऐसा सर्किट जिसमें डायोड हो या एससीआर हो या कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, उसमें जो है थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय नहीं लगाई जा सकती। सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स अगर होंगे तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए वीएसी अपॉन वीओसी अपॉन आईएससी फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर वीओसी क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज और आईएससी क्या है शॉर्ट सर्किट करंट। और ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ पर है, ये लोड के टर्मिनल्स पर, और शॉर्ट सर्किट करंट भी कहाँ पर है, ये लोड के टर्मिनल्स पर। ऐसे ही सर्किट में सभी प्रकार के शॉर्ट हैं तो आरटीएच के लिए लोड टर्मिनल पर 1 वोल्ट डीसी लगा देते हैं, और 1 वोल्ट डीसी जो लगाएंगे वीडीसी अपॉन 1 यही हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस आरटीएच। नॉर्टन का प्रमेय है। फिर इसके लिए भी हम किसी जो है जटिल सर्किट को सरल सर्किट में ही बदलते हैं। यहाँ पर हमने ये जो है रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स को सीरीज़ में लगाया है, या इसको आप दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हो कि जो जटिल सर्किट था उसको एक वोल्टेज सोर्स में बदल दिया है। ऐसे ही यहाँ पर जो जटिल सर्किट है उसको एक करंट सोर्स में बदल दिया है हमने। ये देखो, ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स के लिए सोर्स दिखाते हैं और उसकी रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाते हैं, ये करंट सोर्स का सिंबल है। ऐसे ही वोल्टेज सोर्स के लिए हम एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में और एक वोल्टेज दिखाते हैं, और ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स वी। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे ही यहाँ पर भी करंट सोर्स में ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये आई एन नॉर्टन करंट हो जाएगा और ये आर एन नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आर टी एच के बराबर होगी। और कैलकुलेट करने के लिए भी सेम मेथड, सेम तरीका यूज़ करेंगे। तो आई एन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। आई एन को हम आई एस सी भी कहते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट करंट, यानी तुल्य करंट स्रोत लोड टर्मिनल को शॉर्ट करने पर। अगर हमें आई एन कैलकुलेट करना है तो सर्किट को यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, और अब जो करंट आएगा वो ही आई एन हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको थेवेनिन तुल्य नॉर्टन बनाने के बाद अगर हमें आई एल कैलकुलेट करनी है तो आई एल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एल प्लस आर एन। थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे के डुअल होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे के डुअल होते हैं। डुअल मीन्स अगर हमारे पास नॉर्टन का नेटवर्क है तो इससे थेवेनिन बन जाएगा, और अगर हमारे पास थेवेनिन नेटवर्क है तो इससे नॉर्टन बन जाएगा। ये यहाँ पर आई एन होगा और यहाँ पर आर एन होगा, ये यहाँ पर आर टी एच होगा और ये वी टी एच होगा। तो अगर ये सर्किट हमारे पास है तो यहाँ से हम आई एस सी कैलकुलेट कर लेंगे वी टी एच अपॉन आर टी एच फार्मूला लगा करके। और अगर ये सर्किट हमारे पास होगा तो यहाँ से हम वी टी एच कैलकुलेट कर लेंगे वी टी एच इक्वल्स टू आई एन आर एन। ऐसे करके इनको एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, और ये एक दूसरे के डुअल भी है। फिर आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में मिलता ही है। या तो हमें मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी होती है, या हमें डेफिनेशन बतानी होती है, या फिर मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशन है वो बतानी होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। इसके अनुसार किसी टू टर्मिनल लीनियर एक्टिव नेटवर्क, फिर से ध्यान रखिएगा नेटवर्क टू टर्मिनल होना चाहिए,
लीनियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसी में ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अनुसार किसी टू टर्मिनल लीनियर एक्टिव नेटवर्क में लोड को अधिकतम पावर तब प्राप्त होगी जब लोड प्रतिरोध सर्किट के थेवेनिन प्रतिरोध के बराबर हो। यानी अगर ये रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं तो RL इस सोर्स से अधिकतम पावर लेगा। और कंडीशन हो गई है हमारी RTH इक्वल टू RL मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए। अब बात आती है कि सर्किट में अलग अलग कंडीशन होने पर अलग अलग रूल्स कैसे आएंगे। तो ये तो जो हमारा सर्किट है प्योरली DC है, इसमें तो RTH इज़ इक्वल टू RL ही रहेगा। ये सर्किट हमारा AC टाइप का है, यानी इसमें रेजिस्टेंस ना हो करके इम्पीडेंस दिखाया गया है। तो इम्पीडेंस के केस में कंडीशन हो जाएगी ZL इक्वल्स टू ZTH स्टार। ये थेवेनिन इम्पीडेंस है, इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस। तो सर्किट लोड का जो इम्पीडेंस है जब इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस के बराबर होगा तो उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। और यहाँ पर स्टार लगा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी अगर ZTH की वैल्यू कितनी होती है 8 + j6, तो ZTH स्टार की वैल्यू हो जाएगी 8 - j6। इस तरीक़ा से भी दिखा सकते हैं ये। और अगर एक्सेल फिक्स है तो फिर फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र करेगा, यानी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। और मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी VTH² / 4RL। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि MPT यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम प्रमेय की अधिकतम दक्षता यानी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो इसकी अधिकतम दक्षता यानी एफिशिएंसी 50% होती है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी AC सर्किट एनालिसिस है। AC सर्किट एनालिसिस और देखेंगे हम क्या होता है। और फिर हमारा ये जो बेसिक है फंडामेंटल है ये कंप्लीट हो जाएगा।